हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं जो टाइम टू टाइम होमवर्क करते हैं और उसके बाद फिर वो हमसे डाउट्स भी पूछते हैं, और वो कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं हमारे जो होमवर्क ही नहीं करते हैं। तो जो होमवर्क नहीं करते उनके लिए बता दूं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा होमवर्क करने का, बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए हमेशा सोचता हूँ कि जो बच्चे करते हैं कि चलो यार वो तो कर रहे हैं, उनके बारे में तो थोड़ा सोचा जाए। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट या कैश बजट। बेसिकली नाम तो रखा गया है कैश मैनेजमेंट, बट पूरा चैप्टर हमारा कैश बजट पर बेस्ड है। सर क्या होता है कैश बजट या कैश मैनेजमेंट, जरा इसके बारे में बताइए और फिर इसके बाद हम आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है सर, आइए थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैश बजट। कैश बजट क्या होता है सर? तो कैश बजट is a statement, cash budget या cash management is a statement in which cash inflow and cash outflow of the firm over various interim period is recorded। सर जी क्या लिख दिया आपने? बेटा मैंने लिखा है कि कैश बजट या कैश मैनेजमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर टू बी रिकॉर्डेड विद द इंटरिम पीरियड। एक्चुअली ये कैश बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं। नॉट इवन एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं। बजट नाम ही किस पर बेस्ड है? एस्टिमेशन पर, अनुमान पर। अच्छा सोचिए, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं और आने वाले समय में मेरे पास अगले महीने कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इसका हिसाब किताब नहीं रखूंगा तो हो सकता है कि क्रेडिटर मेरे गेट के बाहर खड़ा हो और मेरे जेब में पैसा भी नहीं है, लेनदार मेरे गेट के बाहर खड़ा हो और मेरे पास पैसा भी नहीं है जेब में पेमेंट करने के लिए। ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस का गुडविल खराब हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है, इसका अपोजिट की बात करें, मेरी तिजोरी में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और उसे कहीं इन्वेस्ट करने का कोई सोर्स नहीं है। वैसे ही मेरे तिजोरी में लाखों रुपए पड़े हैं जिसका कोई यूज नहीं है, और वैसे पड़ा ही है वो, उस पर कोई भी हम लोग इनकम अर्न नहीं कर पा रहे, मतलब वेस्ट मनी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हर बिजनेस का ये एम होता है कि हमारे पास ना ज्यादा कैश होना चाहिए और ना ही कम कैश होना चाहिए। ज्यादा कैश हो गया तो जो हम इंटरेस्ट कमाते वो नहीं कमा पाएंगे, और कम कैश हुआ तो क्रेडिटर को हमें देना है और हमारी जेब में पैसा नहीं है, ये हालत हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एक कैश बजट बनाकर चलता है। कैश बजट क्या होता है? हाँ जी, तो हर बिजनेसमैन ये एस्टिमेट लगाता है, हर बिजनेसमैन बजट बनाकर चलता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। ठीक है, ओके सर, ताकि हमारी कंपनी में लिक्विडिटी की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, और इसी को हम लोग कहते हैं कैश बजट। ठीक है सर, आइए ना, कैश बजट क्या सर हर रोज बनाते हैं, हर हफ्ते बनाते हैं, हर महीने बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, कब बनाते हैं? तो चलिए ना इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं। कहता है द कैश बजट may be prepared on a monthly basis
क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस। ये जो कैश बजट है वो हमारा हर महीने भी बनाया जा सकता है, हर क्वार्टर में भी बनाया जा सकता है, हर हाफ ईयर में भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कैश बजट। अब जरा बताऊं इसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको हम कैसे डील। आइए तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। मुझे मालूम है एफएम के सारे चैप्टर जितने भी हैं वो फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा कंसीडर करता है, तो चलिए जरा इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे ऊपर लिखेंगे कैश बजट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ठीक है सर, सबसे पहले यहां लिखेंगे। अच्छा एक और बात, कितने क्वार्टर का बना रहे, कितने मंथ का? अगर 2 मंथ का बना रहे तो 2 कॉलम बनाना, 3 मंथ का बना रहे तो 3 कॉलम बनाना, जितने मंथ का बना रहे। चलो मैं एक और कॉलम बना देता हूं इसमें। मान लो हम अप्रैल का बनाना चाहते हैं, मई का बनाना चाहते हैं, जून का बनाना चाहते हैं, जितने महीने का, चाहे 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, जितना बनाना चाहो आप। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैश। ठीक है, मजे की बात है कि ओपनिंग कैश सिर्फ फर्स्ट कॉलम में हम पहले डालेंगे। इसके बाद हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो ये हेडिंग है, कहां कहां से पैसा आएगा इसको रिकॉर्ड करना। अब बताइए कि किसी भी बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है। तो सर सबसे पहले आता है कैश सेल से। कैश सेल्स, हमने अप्रैल में कितना कैश में बेचे, मई में कितना बेचा, जून में कितना बेचा, ऑल आर एस्टिमेटेड बेसिस, बजट बेसिस। ठीक है ना। इसके बाद कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से मुझे कितना पैसा मिलेगा, आने वाले समय में डेटर से मुझे कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड करेंगे। और कैश कहां से आता है? तो सर कंपनी को डिविडेंड भी मिलता है, डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी बोल सकते हो। अगर कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो डिविडेंड रिसीव्ड, कितना हमें डिविडेंड मिला अप्रैल में, कितना मई में, कितना जून में। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और बताओ सर, और पैसा आता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं मैक्सिमम आइटम लिख रहा हूं, सारे नहीं आते हैं। जो आपको सवाल बताएगा सिर्फ वही बताना है, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से नहीं सोचना है कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, ठीक है सर। और कहां से आता है? तो कई बार कंपनी शेयर इशू करती है, तो इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। कंपनी शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे तो भी हमारे पास पैसा आता है। और पैसा कहां से आता है? तो कई बार कंपनी लोन ले लेती है, लोन को हम लोग कहते हैं बोरोइंग्स, बैंक से। अरे भाई मैं बात इनकम की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पैसा कहां कहां से आएगा, बोरिंग्स अगर हम लोग लेते हैं। ठीक है। और सर और पैसा कहां से आता है? तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तब भी हमारे पास से पैसा आएगा। ठीक है, तो इन जगहों से हमारे पास पैसा आता है। मैंने और जो नहीं लिखा वो आप लिख सकते हो, जैसे कमीशन रिसीव हुआ तब भी यहाँ पर पैसा आता है, इंटरेस्ट रिसीव तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो इस टोटल का नाम देंगे ए, ये लीजिए। ठीक है, मतलब अप्रैल के महीने में मेरे पास टोटल इतना पैसा आएगा, मई के महीने में इतना, जून के महीने में इतना। ठीक है, फिर बात करेंगे अब कैश, दूसरा हेडिंग बनाएंगे कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? तो सर कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा कहां कहां जाएगा। इन जगहों से तो पैसा आएगा, जाएगा कहां? तो उसके लिए हम बनाएंगे कैश आउटफ्लो का कॉलम, जिसमें हम लोग लिखेंगे कैश परचेज। अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में
तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। दूसरा, पेड टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। पेमेंट फॉर वेजेस, हमने मजदूरी दिया, कैश परचेज अप्रैल का, मई का, जून का। पेमेंट टू क्रेडिटर अप्रैल में, मई में और जून में। पेमेंट टू वेजेस अप्रैल में और जून में, ठीक है। इसी तरह से आएगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर हम और कोई खर्चा करते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अप्रैल में कितना खर्च होगा, मई में कितना खर्च होगा, जून में कितना खर्च होगा। इसके अलावा डिविडेंड पेड, अगर कंपनी डिविडेंड देती है, जितना डिविडेंड पेड करेगी, ठीक है सर, ठीक है जी। और बताओ सर, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऊपर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था, तो यहां क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने अप्रैल में कोई एसेट्स खरीदा, मई में, अरे आसान शब्दों में कहां कहां पैसा जाता है ये दिखाओ ना यार, बस बात खत्म। और बताओ ना सर पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप कोई टैक्सेस पे करते हो तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। लीजिए, और भी अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने पेमेंट दिखा दिया, इसके टोटल को हम लोग नाम देंगे बी। पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां जाएगा, और इन दोनों के डिफरेंसेस को कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश। कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, ठीक है। और आपको बता दूं कि अप्रैल मंथ का जो क्लोजिंग होगा वही मई मंथ का क्या होगा, ओपनिंग। इसलिए हम डायरेक्ट ओपनिंग तीनों में थोड़ी दिखा सकते हैं। अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा वो मई का ओपनिंग, मई का जो क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग होगा, और जून का जो क्लोजिंग होगा वो जुलाई में ओपनिंग होगा, ठीक है जी। ओके, ये है हमारा कैश बजट। बताइए, मुश्किल लगा? क्या कह रहे हो सर, एक सवाल कर देते तो ज्यादा आसान होता। तो चलिए मैं आपको एक सवाल करता हूं, जब तक मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं, आप लोग भी फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। चलिए लीजिए, मैंने फॉर्मेट बना दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। सवाल आपके पास है, आपके पास असाइनमेंट है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। मैं सवाल रीड कर रहा हूं। लिखा, लाल एंड कंपनी हैज गिवन द फोरकास्ट सेल्स फॉर जनवरी 2018। लाल एंड कंपनी ने हमें फोरकास्ट का मतलब होता है बजट, एस्टिमेशन। उन्होंने अनुमान लगाया है कि सेल जो है वो जनवरी 2018 का टू जुलाई 2018, जनवरी से जुलाई तक का सेल उसने अनुमान लगा रखा है। एंड एक्चुअल सेल्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2017 एज अंडर, मतलब आपको नवंबर दिसंबर 2017 का सेल भी गिवन है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का सेल भी गिवन है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ दैट इज फ्रॉम जनवरी टू, अरे रे रुको, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं ना पहले। कहता है प्रिपेयर मंथली कैश फोरकास्ट, आपको मंथली कैश फोरकास्ट करना है, बजट बनाना है फॉर द कंपनी XYZ लिमिटेड फॉर अ क्वार्टर एंडिंग 31 ऑफ मार्च, वो क्वार्टर का जो 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। तो 31 मार्च को एंड हो रहा है, मतलब स्टार्ट कब होगा, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का देखा। लीजिए, मैं तो सबसे पहले यही लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा ओपनिंग कैश, और जनवरी में हमें दे रखा है 22,000, फरवरी मार्च तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इट्स एस्टिमेटेड सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी का सेल है 1 लाख। सर लिखो ना कैश सेल, उसने कहा बोला है कैश सेल है, उसने तो बोला है सेल। सारा कैश है, कितना कैश है वो बताएगा, टेंशन ना लो। जनवरी और फरवरी का सेल है 1 लाख एंड द मंथ ऑफ मार्च का सेल है 1,20,000। द सेल फॉर नवंबर एंड दिसंबर, अरे नवंबर और दिसंबर का सेल भी गिवन है। एक काम करूं, मैं इसे नीचे लिखता हूं, प्लीज सभी देखना ताकि आपको आसानी हो, बाद में दिक्कत ना हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। नवंबर का सेल हमें गिवन है, नवंबर दिसंबर का 1 लाख। जनवरी फरवरी का भी मुझे गिवन है 1 लाख।
बस मार्च का मुझे सेल गिवन है 1,20,000 रुपए। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मैं सबको कैश मान लूंगा, मेरे को क्या जाता है, आसान हो जाएगा मेरे लिए। बट आगे उसने बोला है, ठीक से अगला पॉइंट पढ़ना, कैश एंड क्रेडिट सेल आर एस्टिमेटेड 20%। मतलब जो उसने नवंबर में माल बेचा उसमें सिर्फ 20% कैश सेल होगा और 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल। हर साल हर महीने का यही रूल है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं ना, मैं यहां तो सीधा ही लिखने वाला हूं, प्लीज देखना बेटा, मैं लिखूंगा यहां पर कैश सेल, मैं तो लिखने वाला हूं कैश सेल्स, लेकिन मैं कितना लिखूं सर, तो उसने बोला है 20% ओनली फॉर द मंथ। अब मुझे बताइए कि हम जनवरी का बना रहे हैं, तो जनवरी में मेरा सेल कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख का 20% कितना आएगा सर, 1 लाख का 20% 20,000 आएगा। फरवरी में भी 1 लाख था, 20% 20,000 आएगा। लेकिन मार्च में 1,20,000 था, तो 1,20,000 का 20% 24,000 आ जाएगा। कैसे यही होगा ना, मार्च में 1,20,000 का सेल किया हमने, तो 20% कैश में बेचा, तो 24,000 हमारा कैश है, बाकी 80% क्रेडिट है। अब सर क्या मैं यहाँ क्रेडिट से लिख दूं, तो आसान शब्दों में बिल्कुल भी नहीं सर, यहाँ तो कैश बजट बना रहे, पैसा कितना आएगा ये बताओ, क्रेडिट सेल कैसे दिखा दोगे। हाँ, लेकिन डेटर बन जाएगा वो, और डेटर कब पैसे देगा ये बता दो, उस कॉलम में लिख देंगे। तो सवाल आगे पढ़ते हैं, थर्ड डी पॉइंट, द रिसीवेबल मतलब डेटर, the debtor from receivable from credit sale are expected to be collected as follows। मतलब ये कि जो 1 लाख रुपए का हम लोगों ने जनवरी में माल बेचा था, उसमें से 20,000 रुपए तो हमने जनवरी में कलेक्ट कर लिया, 80,000 हमारा उधार है। अब 80,000 का 50%, यही लिखा है ना, 50% फॉर द रिसीवेबल ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ, वो अगले महीने फरवरी में मिलेगा। तो 80,000 का 50% फरवरी में मिलेगा, और बैलेंस 80,000 का 50% कब मिलेगा, उससे अगले महीने मार्च में। पढ़ो ना क्या लिखा है, 50% ऑफ द रिसीवेबल, 50% ऑफ द रिसीवेबल ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, 1 महीने बाद, एंड द बैलेंस 50% आफ्टर अदर एंटिसिपेटेड रिसीट्स, आफ्टर अदर एंटिसिपेटेड रिसीट्स इज 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ, ये तो बाद में आ गया, ठीक है, एंटिसिपेटेड। इसका मतलब हो गया कि 50% जनवरी में जो भी माल बेचेंगे, क्रेडिट में जो भी माल बेचेंगे, उसका 50% कब मिलेगा, फरवरी में, और बैलेंस मार्च में। तो बताइए जनवरी में हम लोगों ने कितने का माल बेचा था, तो सर हमने जनवरी में माल बेचा था 1 लाख का, 20,000 तो यही मिल गया, कितने बच गए, 80,000। 80,000 का 50% हमें कब मिलेगा, फरवरी में और मार्च में। ये क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। समझ में आया मेरी बात, जनवरी का जो डेटर था 50% फरवरी में मिलेगा और 50% मार्च में। अब जरा सोचो फरवरी का सेल कितना था, 1 लाख, तो 20% तो यही मिल गया, 20% यही मिल गया, और इसके अलावा 80% और 50%, यहां 80,000 का 50%, और बाकी अप्रैल में वो हम बना ही नहीं रहे। इसी तरह से 24,000, बाकी तो हम बना ही नहीं रहे। अब सर ये तो खाली रह गया, ये बताओ ना यहां पर कितना आएगा, तो इसके लिए मुझे दिसंबर का सेल देखना पड़ेगा। दिसंबर का सेल कितना था, 1 लाख, वही तो 20,000 तो दिसंबर में मिल गया होगा, 80,000 का 50%, 40,000 जनवरी में मिलेगा और 40,000 फरवरी में मिलेगा। इसी तरह से अब नवंबर का सेल चेक करो, नवंबर का सेल कितना था, वही 1 लाख, तो नवंबर में ही 20,000 मिल गया था, 80,000, 40,000 दिसंबर में और 40,000 जनवरी में। अब आपको समझ आया दिसंबर और नवंबर का सेल हमें उसने क्यों दिया, समझ आया नहीं आया कुछ, सर थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है बट इतना भी नहीं है, समझो, दिमाग पर जोर डालो। इधर देखो नहीं समझ आया तो ये लो, नवंबर का सेल कितना था, 1 लाख, तो 20% मतलब 20,000 रुपए तो नवंबर में मिल जाएगा, कितना बच गया, 80,000। 80,000 का 50%, 40,000 दिसंबर में और 40,000 जनवरी में मिलेगा। इसी तरह से दिसंबर का भी, इसी तरह जनवरी, इसी तरह फरवरी से, ठीक है, ठीक है। चलिए ना आगे पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते, क्या लिखा है, कहता है एंटिसिपेटेड रिसीट्स ₹5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन। हमने मशीन बेचा है, तो सेल ऑफ
मशीन 5,000 रुपए का। कब बेचा जी? मार्च में। जनवरी में नहीं बेचा, फरवरी में नहीं बेचा, मार्च में हमने 5,000 रुपए का मशीन बेचा। और कुछ मुझे दे नहीं रखा क्योंकि इसके बाद लिखा था फोकस ऑफ द पेमेंट, तो मैं इसका टोटल कर लूंगा, इसे नाम दूंगा ए। करो जरा टोटल, 40, 80, 1,22,000, 1,22,000, 1,00,000 कितना आया ये? अच्छा सॉरी, इसको टोटल क्यों करोगे भाई? पहले इसका टोटल करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बनेगा तब इसका टोटल होगा, अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है? चलिए ठीक है सर। कैश आउटफ्लो लिख देते हैं, कैश आउटफ्लो। आइए जरा कैश आउटफ्लो की नजर मार लेते क्या क्या बोला उसने। कैश आउटफ्लो में कहता है द परचेज ऑफ द मटेरियल वर्थ ₹40,000 इन जनवरी एंड फरवरी एंड मटेरियल वर्थ ₹48,000 इन मार्च। बिल्कुल सिमिलर जो सेल वाली बातें थी, बिल्कुल सिमिलर। क्या कहता है? जनवरी और फरवरी में हमने 40,000 का माल खरीदा और मार्च में हमने 48,000 का माल खरीदा कैश परचेज। लेकिन क्या कैश लिखा है? फिर कैसे लिख दूं? आगे पढ़ो ना। द पेमेंट फॉर दीज परचेज आर मेड अप्रोक्सीमेटली अ मंथ आफ्टर द परचेज। कहता है जो हम खरीदते हैं जनवरी में उसकी पेमेंट करते हैं फरवरी में, और जो फरवरी में खरीदते उसकी मार्च में, जो मार्च में खरीदते उसके अप्रैल में। मतलब कैश पेमेंट तो है ही नहीं। सीधा मैं लिखूंगा पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। अच्छा बताना, जनवरी में कितना खरीदा था? 40,000 का। तो पेमेंट कब करेंगे? फरवरी में। फरवरी में कितना खरीदा था? 40,000 का। पेमेंट कब करेंगे? मार्च में। सर दिसंबर में कितना खरीदा था? आगे बताएगा। आगे बताया है, इसके बाद लिखा है द पेमेंट फॉर दीज परचेज आर मेड, हो गया ये 40,000, फॉर विच द पेमेंट विल बी मेड इन जनवरी। ठीक है, ओके। द परचेज फॉर दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर हैव बीन 40। मतलब दिसंबर में हमने कितने का खरीदा? 40,000 का। वो हम पेमेंट करेंगे जनवरी में। ओके ठीक है। इसके बाद लिखा है मिसलेनियस कैश परचेज 2,000 पर मंथ। अच्छा मिसलेनियस छोटे मोटे मतलब स्टेशनरी वगैरह खरीदा होगा। मिसलेनियस परचेज हर महीने 2,000 का, 2,000 जनवरी में भी, 2,000 फरवरी में भी, 2,000 मार्च में भी। मिसलेनियस कैश परचेज हो गया। द वेजेस पेमेंट आर एक्सपेक्टेड 15,000 पर मंथ। वेजेस पेड करेंगे 15,000 रुपए। ठीक है। फिर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड 20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेमेंट करेंगे 20,000 रुपए। हर महीने बोला उसने। इसके बाद जनरल सेलिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपए पर मंथ। जनरल एक्सपेंस, जर्नल सेलिंग एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 पर मंथ। इसकी बात कहता है मशीन वर्थ ₹50,000 इज प्रपोज टू बी परचेज ऑन कैश इन मार्च। कहता है हम एक मशीन खरीदेंगे, मशीन परचेज, लेकिन कब? मार्च में। कितने का? 50,000 का। लीजिए खत्म। आइए टोटल करते हैं, सावधानी से करना। ये हो गया बी। ठीक है। फिर हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैश। अच्छा एक काम करते, पहले हम पेमेंट का टोटल कर लेते। तो कितना आया ये? 40, 50, 60, 70, 80, 82,000, 87,000। अब बताओ पेमेंट का सारा कर लें, इसका भी कर लेते हैं। ये आ गया 87, ये भी आया। इसका टोटल आया 50, 60, 70, 80, 90, 1,30,000, 1,37,000, 137। क्योंकि इसमें कुछ ऐड थोड़ी होना है। अब देखो इधर दिख रहा है आपको ना? हाँ 1,22,000 था रिसीट्स। पेमेंट 87 माइनस करो, 1,22 माइनस 87 कितना आया? 35,000। कैसे निकाला मैंने ये? ए माइनस, और जो क्लोजिंग बैलेंस आया 35, यही ओपनिंग बैलेंस में जाएगा 35,000। अब टोटल करो 4, 8, 1,00,000, 1,35,000। इसका भी टोटल करेंगे 1,35 माइनस 87, ये आ जाएगा 48, और यही 48 ऊपर जाएगा 48,000। अब इनका टोटल करेंगे, ये आ गया 157,
150 माइनस 137 ये आ जाएगा 20,000। लीजिए सर बताइए, मुश्किल लगा? पूरा का पूरा कैश बुक, कैश बजट अगर मुश्किल है तो आप मुझे बताओ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ी सी लैंग्वेज पे कंसिडर करना है, बाकी सारे सवाल आसान है। आप इसे ट्राई जरूर करना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ठीक है? आप कोशिश करना है इसको। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा दिया है, 2 to 5 कम से कम आप ये 5 सवाल ट्राई करना, बाकी इसके बाद हम लोग अगली क्लास में करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बाय।